बाबू हैं। आइए, ठीक है, 16 महाजनपदों के बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया था। ठीक है, बता दिया था मैंने हर एक महाजनपद को कि भैया उसका वर्तमान या उसका आधुनिक चित्र में किन क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से चर्चा कर चुके थे। ठीक है, अब हम स्पेशली इसमें बात करेंगे बच्चे मगध साम्राज्य के बारे में। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में अंततः जो एक सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभरा, वह था आपका मगध, है ना? तो इसमें हम मगध के उत्कर्ष के बारे में बात करेंगे। मगध का उत्कर्ष, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, है ना? और सभी लोग यहाँ पर प्लीज बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मगध पर जो सबसे प्राचीनतम राजवंश स्थापित हुआ, मगध पर जो सबसे प्राचीनतम राजवंश स्थापित हुआ, ठीक, वह था बृहद्रथ वंश। कौन सा था मेरे प्यारे बच्चे? बृहद्रथ वंश। मगध पर जो सबसे पहला राजवंश। ठीक है, लेकिन देखिए इस बृहद्रथ वंश का उल्लेख महाभारत में मिलता है, पुराणों में मिलता है, लेकिन अधिकांश बौद्ध और जैन साहित्य मगध पर ऐसे किसी भी राजवंश होने का कोई भी प्रमाण नहीं देते। और इतिहास की दृष्टि से जो बौद्ध ग्रंथ से मिला हुआ संदर्भ है वो सबसे प्रमाणिक माना जाता है, क्योंकि उसकी सत्यता की संभावना ज्यादा होती है ना? आप कह सकते हैं कि बृहद्रथ वंश मगध पर सबसे प्राचीनतम राजवंश है जो स्थापित हुआ। लेकिन अगर आप कहें कि मगध पर जो सबसे पहला वास्तविक राजवंश जो स्थापित हुआ, प्रथम वास्तविक राजवंश, ठीक है, वास्तविक, ठीक, जिसके प्रमाण हमें समकालीन सभी साहित्यों से प्राप्त होंगे, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो या फिर वो ब्राह्मण साहित्य हो, तो वह है आपका हर्यक वंश। वह कौन सा वंश है भैया जी? वह हर्यक वंश है। हर्यक वंश के बाद फिर मगध पर जो अगला राजवंश स्थापित हुआ उसको हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। जो अगला राजवंश स्थापित हुआ उसको हम शिशुनाग वंश के नाम से जानते हैं। और आफ्टर शिशुनाग वंश के बाद यदि हम देखें तो मगध पर स्थापित होने वाला जो वंश है, जो राजवंश है, वह नंद वंश है। और फाइनली इतना तो आपको पता ही होगा कि नंद वंश के बाद जो सत्ता गई वह मौर्यों के हाथों में गई, वह मौर्यों के पास में गई, और फाइनली मगध पर एक नई राजवंश का उदय हुआ जिसको इतिहास में मौर्य वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं मगध के राजवंश है, बृहद्रथ, हर्यक, शिशुनाग, नंद वंश और मौर्य वंश। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इन राजवंशों के शासकों की सूचियां लिखता हूं आपके सामने, और फिर मैं एक एक का इतिहास बताता हूं और एक एक इतिहास के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, एक एक इतिहास के बारे में मैं आपको लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले मैं हर एक वंश के शासकों के नामों को उल्लेख करता हूं और इनकी स्टोरी भी मैं साथ साथ बताता हुआ चलूंगा आप सभी को। ठीक है, खुश रहो आप सभी लोग। सबसे पहले बृहद्रथ वंश मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, विनीता बच्चे, ये जो बृहद्रथ वंश है बेटा, इस वंश का संस्थापक बृहद्रथ ही है। ठीक है, संस्थापक के नाम पर ही इस राजवंश का नाम बृहद्रथ पड़ा, संस्थापक बृहद्रथ है। ठीक है, और ये मगध पर स्थापित होने वाला सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। ये मगध पर स्थापित होने वाला सबसे प्राचीनतम राजवंश माना जाता है। तो मगध पर स्थापित होने वाला सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ वंश का संस्थापक कौन सा है? बृहद्रथ है। ये बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, बृहद्रथ के बाद उसका पुत्र जरासंध अगला उत्तराधिकारी बना। जरासंध, नो डाउट, जरासंध योग्य था, पराक्रमी था और बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। जरासंध चाहता था कि वह मगध का विस्तार पश्चिम की तरफ करे, और जब जरासंध मगध का विस्तार बच्चे पश्चिम की तरफ करने लगा तो ऐसी स्थिति में उसका संघर्ष पांडवों से हुआ। ठीक है, क्योंकि वह पश्चिम से या पश्चिम की तरफ भी अपना विस्तार करना चाहता था, और जब वह अपने क्षेत्रों की सीमा को पश्चिम की तरफ विस्तारित करना चाहता था तो इसी क्रम में ठीक है उसका जो आमना सामना हुआ, ठीक है, हुआ पांडवों से। ठीक है, मतलब जो कुरु महाजनपद आपने देखा होगा जिसकी राजधानी हस्तिनापुर या आसंदीपत, तो वहां पर पांडव रूल कर रहे थे। ठीक है, और भीम और जरासंध के दोनों के बीच में आपको मल्ल युद्ध का प्रसंग मिलता है कि भीम और जरासंध के बीच में मल्ल युद्ध हुआ, और उस मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। कहा जाता है कि भीम ने ठीक है उसकी दोनों टांगों को चीर दिया, बीच में से जरासंध को चीर दिया। क्लियर है? चलो ये कहानी हमें पौराणिक ज्यादा लगती है, वास्तविक कम। लेकिन जरासंध के बाद उसका ठीक है एक योग्य वीर और पराक्रमी बेटा अगला शासक बनता है जिसका नाम ठीक है ना बृहद्रथ के बाद उसका वीर योग्य एवं पराक्रमी बेटा शासक बनता है जिसका नाम जरासंध होता है। लेकिन जरासंध एक साम्राज्य विस्तार के क्रम में भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया। इसके बाद फिर बहुत सारे शासक हुए इस राजवंश के, बहुत सारे शासक हुए बच्चे इस राजवंश के, बहुत सारे शासक हुए। ठीक है, और जो अंतिम शासक सिद्ध हुआ वह हुआ इस राजवंश का रिपुंजय। रिपुंजय, ठीक है, रिपुंजय कमजोर शासक था बच्चे। ठीक है, अब कितने शासक हुए बीच में ये लिस्ट आपको किसी भी इतिहास की टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगी। बस ये कि अंतिम शासक रिपुंजय था। रिपुंजय की हत्या उसी के एक मंत्री ने कर दी, और उस मंत्री का नाम था बच्चे पुलिक। क्या नाम था? पुलिक। रिपुंजय की हत्या उसी के एक मंत्री ने कर दी, उस मंत्री का नाम क्या था? उस मंत्री का नाम था भैया जी पुलिक। और पुलिक ने फिर अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया बच्चे, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठा दिया, और कालांतर में आगे चल के इसका पुत्र भी किसी के हाथों मारा गया। मतलब जो पुलिक का राजवंश है वो आगे मगध पर शासन नहीं कर सका। जो पुलिक का राजवंश है वो आगे मगध पर शासन नहीं कर सका, और पुलिक ने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया था, वो बेटा भी उसका मारा गया। इसके बाद मगध पर जो अगला राजवंश स्थापित होता है वह हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में आप समझना। हर्यक वंश बच्चे होता क्या कि मगध पर एक सामंत था छोटा सा, देखो उसका प्रभाव था जिसका नाम था भट्टिया। ठीक है, एक सामंत, ठीक है, जो छोटी स्थिति का सामंत है, एक सामंत जो कि एक छोटी स्थिति का सामंत है मेरे प्यारे बच्चे, उस सामंत का प्रभाव है मगध पर, और उसका नाम है उस सामंत का भट्टिया। क्या नाम है उसका? एक भट्टिया नाम है। भट्टी ने अपने बेटे को उचित अवसर पाकर उसने देखा कि मगध पर कोई अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने वाला नहीं है, तो उसने बिल्कुल सबसे बेस्ट मौका पाकर अपने बेटे को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, और उसका बेटा का नाम होता है बिंबिसार। ठीक है, तो इस राजवंश का संस्थापक बनता है कहीं ना कहीं भट्टी नहीं, क्योंकि भट्टी तो एक छोटी सी स्थिति का सामंत है। तो जो वास्तविक संस्थापक बनता है इस राजवंश का बच्चे, वास्तविक संस्थापक बनता है कहीं ना कहीं बिंबिसार। और मगध पर स्थापित होने वाला ये सबसे पहला वास्तविक राजवंश भी है। प्रथम वास्तविक राजवंश जो मगध पर स्थापित हुआ वो यही है, तो मैं लिख देता हूँ प्रथम वास्तविक राजवंश। प्रथम वास्तविक राजवंश जो मगध पर स्थापित हुआ, तो पहला वास्तविक राजवंश जो मगध पर स्थापित हुआ, दैट इज ठीक है सर हर्यक राजवंश। बिंबिसार के बाद ये कहा जाता है कि उसके पुत्र ने बिंबिसार की हत्या कर दी, और अगला शासक जो हुआ वह अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु के बाद फिर अगला शासक उदयन हुआ। उदयन के बाद फिर अगला शासक अनिरुद्ध हुआ। ठीक है, अनिरुद्ध हुआ। अनिरुद्ध के बाद अगला शासक मुंड हुआ, और मुंड के बाद अगला शासक बच्चे नागदशक हुआ।
कौन हुआ? नागदशक। ये लिस्ट आप सभी को समझ में आ रही है ना? देखिए बेशक आप इन शासकों का क्रम याद मत करिए, लेकिन इनके बारे में जो भी प्रमुख बातें मैं बताऊंगा उनको आप एक बार देखिए। तो बिंबिसार देखिए इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक है। ये प्रथम वास्तविक राजवंश है जो मगध पर स्थापित हुआ। इससे पहले वाले राजवंश को हम वास्तविक राजवंश नहीं मानते। इससे पहले वाले राजवंश को वास्तविक राजवंश नहीं मानते, प्रथम वास्तविक राजवंश है जो मगध पर स्थापित हुआ। देखिए इसके बाद बिंबिसार के बाद अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंड और मुंड के बाद नागदशक। देखिए अब नागदशक जो है वो देखिए अयोग्य व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है और इस नागदशक के अगेंस्ट जनता के मन में बहुत सारा ठीक है असंतोष है। तो इसी जनता ने क्या किया, कुछ जनता ने इसको गद्दी से हटाया, तू हट, है ना, तू हट यार यहाँ से, ठीक है, तू शासन करने के योग्य ही नहीं है। और फिर एक लोकप्रिय व्यक्ति जिसका जनता के बीच में बहुत बड़ा विश्वास है, वो बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, जनता का नेता है और वे उस समय काशी महाजनपद जो है देखिए उसका मांडलिक है, मतलब वो काशी महाजनपद का प्रमुख है जिसका नाम है शिशुनाग। तो वे शिशुनाग को गद्दी पर बैठाती है, मतलब जनता ने खुद शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया, ये बहुत बड़ी बात है। और जो अगला संस्थापक बनता है बच्चे ठीक है इस राजवंश का, मतलब मगध पर जो अगला राजवंश स्थापित होता है वो शिशुनाग वंश से स्थापित होता है और इस वंश का संस्थापक कोई और नहीं बल्कि शिशुनाग बनता है। शिशुनाग ना, नो डाउट शिशुनाग योग्य था, देखिए इसमें कोई दौरा ही नहीं है। देखिए लेकिन शिशुनाग सबसे प्रमुख कार्य ये करता है कि अभी तक जो मगध की राजधानी चल रही है वो पाटलिपुत्र में चल रही है, शिशुनाग राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली कर देता है। शिशुनाग राजधानी पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कहाँ पर कर देता है, वैशाली कर देता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई, वैशाली राजधानी बन गई। शिशुनाग के बाद उसका बेटा अगला उत्तराधिकारी बनता है जिसका नाम है कालाशोक। कालाशोक दोबारा से राजधानी को पाटलिपुत्र कर देता है। नो डाउट कालाशोक बहुत योग्य है, कालाशोक के समय में पाटलिपुत्र में द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुई है, वो सारी बातें हैं। कालाशोक बहुत योग्य भी है, एक बहुत समझदार व्यक्ति भी है और इसने नो डाउट बच्चे के राजवंश को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया चलाया, लेकिन फिर इसकी हत्या हो गई। और इसकी हत्या होने के बाद जब इसकी हत्या होगी तो इसकी हत्या होने के बाद बेटे इसके 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया और जिसमें सबसे अंतिम पुत्र इसका सिद्ध हुआ महानंदिन या नंदीवर्धन, जिसमें सबसे अंतिम पुत्र इसका था महानंदिन या नंदीवर्धन। तो इसके टोटल 10 पुत्रों ने आगे 22 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। बाद में फिर किसी ने महानंदिन की हत्या कर दी और महानंदिन की हत्या करने के बाद एक महापद्म नंद नाम का व्यक्ति, महापद्म नंद नाम का व्यक्ति बचे नंद वंश की स्थापना करता है। एक्चुअली महापद्म नंद नाम के इस व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई, हमें इस राजवंश के केवल 2 शासकों का नाम मिलता है, एक तो महापद्म नंद और दूसरा मिलता है अंतिम शासक धनानंद। बाकी के अन्य हमें किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता, लेकिन शायद अधिकांशतः ग्रंथों ने इस राजवंश के बारे में लिखा ही नहीं, ठीक है। बस इस राजवंश का अंतिम शासक धनानंद है और फिर मगध पर जो अगला राजवंश स्थापित होता है वो मौर्य वंश स्थापित होता है। तो मौर्य वंश तो भाई हम सबको बहुत अच्छे से पढ़ना ही है, बहुत बढ़िया से हमको मौर्य वंश ठीक है समझना ही है, बहुत अच्छे से समझना ही है, ठीक है ना। चलिए, और मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। हम सब बच्चे इस बात को जानता है। तो मगध का उत्कर्ष, ठीक है, हम मगध पर स्थापित होने वाले राजवंशों को पढ़ रहे हैं। देखिए एक बार हम बहुत अच्छे से देखते हैं मगध पर स्थापित होने वाला सबसे प्राचीनतम राजवंश। अब मैं सभी की स्टोरी आपको बताता चला जाऊंगा एक एक व्यक्ति की, ठीक है, और आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर इस क्लास में समझते हैं। ठीक, मगध पर सबसे प्राचीनतम राजवंश जो स्थापित हुआ वो बृहद्रथ वंश है, ठीक है, और बृहद्रथ वंश का संस्थापक बृहद्रथ, ठीक है। इस राजवंश क्योंकि मैंने बोला सबसे प्राचीनतम राजवंश है जो मगध पर स्थापित हुआ बच्चे, ठीक है। इस राजवंश के बारे में हमको एक तो महाभारत और दूसरा पुराणों से ही जानकारी मिलती है, बाकी का अन्य तत्कालीन किसी भी तत्वज्ञ ग्रंथ में हमें इस महाजनपद के बारे में जानकारी नहीं मिली, इस राजवंश के बारे में जानकारी नहीं मिली। तो ठीक है इस राजवंश को बहुत ज्यादा प्रमाणिक आप नहीं मान सकते, मतलब आप ऐसा नहीं मान सकते कि भाई ये राजवंश बहुत ज्यादा प्रमाणिक था, ठीक है, क्योंकि इस राजवंश के बारे में ठीक है, क्योंकि इस राजवंश के बारे में बहुत ज्यादा सोर्सेस से आपको जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी हाँ ये बात स्वीकार कर दिया गया कि मगध पर देखिए स्थापित होने वाला सबसे प्राचीन राजवंश जो है वो बृहद्रथ वंश है। बृहद्रथ देखिए इस राजवंश का संस्थापक उसका बेटा जरासंध वीर योग्य पराक्रमी साम्राज्य निर्माता था। उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसी क्रम में वह ठीक है ना पांडवों से भिड़ बैठा और फिर भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया और इस बात का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। तो बहुत सारे व्यक्ति शासक बने इस राजवंश के अंतिम शासक नृपुंजय, एक नृपुंजय की हत्या उसी के मंत्री पुलिक ने कर दी। पुलिक ने अपने बेटे को गद्दी पर बैठाया और कालांतर में किसी ने उसके बेटे को भी टपका दिया और इस तरह से ये पुलिक का राजवंश जो है ये मगध पर कभी स्थापित हो ही नहीं सका। इसके बाद देखिए एक मगध के क्षेत्र में एक छोटा सा व्यक्ति है सामंत है जो उसका नाम है भट्टी, ठीक है। भट्टी उचित अवसर पाता है, भट्टी देखता है कि भाई मगध में कोई बड़ी सत्ता या फिर कोई बड़ा व्यक्ति है नहीं और ऐसी स्थिति में वो पता है कि मगध बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और उचित अवसर पाकर वे अपने योग्य ठीक है और नो डाउट न केवल योग्य बल्कि दूरदर्शी एक पराक्रमी एक साम्राज्य निर्माता बेटे को जिसका कि नाम बिंबिसार है, वह बिंबिसार को इस राजवंश का एक शासक बनाता है और मगध पर इस तरह से हर्यक वंश की स्थापना होती है। मगध पर इस तरह से हर्यक वंश की स्थापना मतलब वो भट्टी कभी अपने आप को इसके संस्थापक सदस्यों में गिनता ही नहीं है, भट्टी कभी भी नहीं। लेकिन बिंबिसार से ही इस राजवंश की वंशावली स्टार्ट होती है। बिंबिसार गद्दी पर बैठता है मगध की पर और इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे बच्चे कि वह मगध का प्रथम साम्राज्य निर्माता है। मतलब आप कह सकते हैं कि प्रथम वास्तविक राजवंश जो मगध पर स्थापित हुआ वो यही हर्यक वंश है। प्रथम वास्तविक राजवंश जो मगध पर स्थापित हुआ वो यही हर्यक वंश है और इस हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है वह बिंबिसार होता है। या फिर मैं इधर लिख देता हूं संस्थापक। इस हर्यक वंश का जो संस्थापक होता है मेरे प्यारे बच्चे वह कौन होता है, वह बिंबिसार होता है जो इस राजवंश का संस्थापक बनता है। बिंबिसार जो इस राजवंश का संस्थापक बनता है, ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। बिंबिसार बेटा गद्दी पर बैठने के बाद ही अपने साम्राज्य विस्तार के लिए 3 तरह के सिद्धांतों को अपनाता है ना। साम्राज्य विस्तार के लिए 3 तरह के सिद्धांत सभी शासकों के द्वारा अपनाए गए। सबसे पहले वैवाहिक संबंध, वो वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करता है और इस क्रम में वह सबसे पहले कौशल महाजनपद आपने देखा था ना जिसकी राजधानी श्रावस्ती दक्षिण राजधानी कुशावती थी, फिर बाद में कौशल की राजधानी साकेत बनी। तो सबसे पहले वो कौशल महाजनपद की राजकुमारी जिनका नाम था महाकौशला देवी जो कि राजा प्रसेनजीत की बहन थी उनके साथ विवाह करता है। और कौशल महाजनपद जो है उसने काशी को जीत रखा था ऑलरेडी, क्योंकि मगध के उत्थान से पहले मैंने आपको बताया था यदि सबसे शक्तिशाली राजवंश कोई है मगध के उत्थान से पहले तो वह कौन है, काशी है। लेकिन फिर काशी और कौशल क्योंकि दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थी, काशी वाराणसी कौशल अवध का क्षेत्र, तो काशी और कौशल में संघर्ष चलता रहता था। शुरुआत में जो काशी के शासक थे वो बहुत शक्तिशाली थे, बहुत बलवान थे, एक बहुत ताकतवर थे, योग्य थे, तो उन्होंने काशी को ठीक है कभी कौशल के हाथों में जाने नहीं दिया। लेकिन कालांतर में जब काशी का अवसान हुआ, कौशल का उत्थान हुआ, कौशल में राजा प्रसेनजीत जैसे वीर एवं योग्य व्यक्ति शासक बने, तो फिर काशी इस संदर्भ में जीत लिया गया। और काशी एक बहुत रिच महाजनपद था। देखिए काशी महाजनपद से उस समय देखिए 1 लाख रुपए वार्षिक बुराजस्व की प्राप्ति होती थी जो कि बहुत अधिक थी। 1 लाख रुपए वार्षिक बुराजस्व बहुत बड़ी बात होती थी उस समय का। देखिए अभी जो काशी था देखिए महाकौशला देवी का विवाह बिंबिसार के साथ हुआ और जैसे बिंबिसार के साथ महाकौशला देवी का विवाह हुआ
तो काशी को दहेज में दे दिया गया बिंबिसार को। उस काशी को जिससे 1 लाख रुपए वार्षिक धन की प्राप्ति होती है। तो पहला विवाह तो इन्होंने मां कौशला देवी के साथ किया। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, कौशल जो है, कौशल भी मगध के बराबर में ही है। तो जब इन्होंने कौशल के साथ विवाह कर लिया, कौशल की महारानी के साथ विवाह कर लिया, तो अब कौशल ये और ये, ठीक है, मतलब कौशल और मगध दोनों फ्रेंड हो गए। तो इनको कौशल की तरफ से तो कोई खतरा नहीं। अरे बताओ भाई, क्या दामाद को एक ससुराल पक्ष से कभी कोई खतरा हो सकता है? दामाद तो ससुराल पक्ष में पूजा जाता है। वो पता लगे कि आजकल के ससुराल वाले दामाद को बहुत पीटते हैं। अगर दामाद ऐसे कर्म करे तो तब दामाद पड़ता है, लेकिन देखिए आमतौर पर नहीं। लेकिन दामाद कर्म करे तभी, वैसे आमतौर पर नहीं। लेकिन ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी है, ये बात आपको जाननी है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने वैवाहिक संबंधों के क्रम में अपना सबसे पहला विवाह मां कौशला देवी के साथ किया। विवाह तो किया, मां कौशला अपने साथ काशी भी ले आई और काशी से 1 लाख रुपए वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती थी, मजे आ गए। फिर इन्होंने दूसरा विवाह जो अपना किया, वो किया विदेह की राजकुमारी के साथ। विदेह ये एक, देख रहे जो आपने देखा था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली और मिथिला थी। तो जो वज्जी संघ है या वज्जी महाजनपद है, उसमें 8 संघ हैं। ठीक है, 8 संघ हैं वज्जी में। वज्जी एक गणतंत्र का एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, वज्जी इज अ रिपब्लिक स्टेट, एक गणतंत्र व्यवस्था थी जिसमें 8 गढ़ थे। ठीक है, प्रत्येक गढ़ का अपना अपना अध्यक्ष होता था और ये सब लोग मिलकर सामूहिकता से वज्जी का शासन चलाते थे, जिसकी राजधानी वैशाली मिथिला, ठीक है, ये थी। तो ऐसे ही बच्चे जो है ना, एक वहाँ पर महाजनपद था, मतलब एक संघ था वज्जी के अंतर्गत, जिसका नाम था विदेह, जिसका नाम था विदेह। और विदेह की राजकुमारी हैं जिनका नाम है वाशवती। तो विदेह की राजकुमारी वाशवती के साथ भी विवाह कर लेता है बिंबिसार। तो विदेह की राजकुमारी वाशवती के साथ विवाह करने के बाद बिंबिसार का स्वाभाविक सी बात है बच्चे, ठीक है, अच्छा खासा उसका वर्चस्व स्थापित हुआ। और फिर दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आपके 8 महाजनपद हैं, सॉरी, ये जो आपके वज्जी संघ जो है, जो वैशाली संघ है, इसमें जो 8 गढ़ हैं, जो 8 संघ हैं, उनमें से एक संघ के साथ तो विवाह हो चुका है विदेह की राजकुमारी वैश्यवती के साथ। और इसमें इन 8 में से एक और दूसरा संघ है, ठीक है, जो है आपका, ठीक है ना, वज्जी संघ, जो है आपका वज्जी संघ। और इस वज्जी संघ के राजा है राजा चेटक। इसने चेटक की बहन चेलेना के साथ भी विवाह कर लिया। अच्छा, चेटक की बहन चेलेना के साथ इसका विवाह हुआ, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और चेटक की ही एक बहन थी, ठीक है, जिनका नाम त्रिशला था। ठीक है, उनसे उत्पन्न पुत्र जो है वो महावीर स्वामी थे। उनसे उत्पन्न पुत्र महावीर स्वामी थे। चेटक की बहन जिनका नाम त्रिशला था, महावीर स्वामी जी की माता थी त्रिशला। और चेटक की एक और बहन थी, ठीक है, चिलेना। चिलेना के साथ इन्होंने बिंबिसार ने विवाह किया। ठीक है, अब चौथी जो इनकी शादी हुई वो पंजाब, ठीक है, उसको मद्र या सादल कहते थे। तो पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुई। क्षेमा इनकी प्रधान रानी थी। क्षेमा बहुत खूबसूरत थी, तो इसलिए क्षेमा को प्रधान रानी का पद मिला इन 4 रानियों में से। जबकि सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो कौशल की राजकुमारी के साथ विवाह करने पर हुआ है, लेकिन एक क्षेमा इन्होंने अपनी प्रधान रानी बनाई। इस तरह से एक तो इन्होंने वैवाहिक संधियों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया विवाह के माध्यम से। दूसरा, इन्होंने युद्ध के माध्यम से विजय किया, क्योंकि देखो प्रत्येक साम्राज्य निर्माता शासक युद्ध विजय के माध्यम से भी विजय प्राप्त करता है। तो इन्होंने युद्ध विजय, लेकिन इनके बराबर में एक और महाजनपद अंग, मैंने बताया था, जिसकी राजधानी चंपानगरी है। इन्होंने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को युद्ध में पराजित किया, उसकी हत्या कर दी और अंग को इन्होंने मगध में मिला लिया और अंग का वाइसराय या उपराजा इन्होंने अपने बेटे अजातशत्रु को बनाया। ठीक है, तीसरा, इन्होंने मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के बाद भी, ठीक है, एक अच्छी कूटनीतिक संबंधों का परिचय दिया बिंबिसार ने। ठीक है, एक राजवंश था, एक महावंश या फिर महाजनपद था बच्चे, जिसको आप कह सकते हैं कि जिसका नाम था अवंती। अवंती का शासक था चंद्रप्रद्योत और दूसरा था गांधार। गांधार का शासक था पुष्कर सारिन। अभी जो अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत और गांधार का शासक पुष्कर सारिन है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन दोनों की आपस में एक दूसरे से शत्रुता थी। किसकी आपस में शत्रुता थी? अवंती के शासक चंद्रप्रद्योत की और गांधार के शासक पुष्कर सारिन की। बिंबिसार ने कहा, ये सोचा कि उपयुक्त अवसर है जब इन दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके, ठीक है, अपने भी संबंध स्थापित कर लिए जाए। एटलीस्ट जिन राजवंशों के साथ हमारे संबंध होंगे, कूटनीतिक संबंध होंगे, मैत्रीपूर्ण संबंध होंगे, ठीक, वो राजवंश या फिर वो महाजनपद तो कभी हम पर पहले से आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी पहले से ट्रीटी हो रखी है। तो एक तरफ तो इसने 4 राजवंशों की राजकुमारियों के साथ विवाह करके उनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिया, उनका दामाद बन गया, वहां से सिक्योर हो गया। दूसरा, अंग को इसने जीत दिया, जहां से सिक्योरिटी थी। तीसरा, ठीक है, इसने अवंती और पुष्कर सारिन, मतलब अवंती और गांधार, ठीक, दोनों के शासकों के बीच में जो लड़ाइयां हो रही थी, उसके आपस में उनका, ठीक है, तो वो कराया बच्चे, संधि कराई दोनों की। और न केवल संधि कराई, बल्कि खुद अपने भी संबंध से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। इस बात का प्रमाण मिलता है कि अवंती का शासक जो चंद्रप्रद्योत है, वो पांडु रोग से पीड़ित था, मींस पीलिया। तो इसने अपने राज्य वैद्य को, जिसका नाम जीवक था, उसके दरबार में भेजा कि जाओ उसे सही करके आओ। जीवक गया, अवंती गया और वह चंद्रप्रद्योत को सही करता है, पीलिया रोग से मुक्त करता है। और वहीं गांधार के शासक जो पुष्कर सारिन है, पुष्कर सारिन के द्वारा एक दूत मंडल भेजा गया था, देखो उसका इसने स्वागत किया मगध में, मगध की राजधानी में स्वागत किया उनका। क्या ये, यू आर मोस्ट वेलकम। इस तरह से तो नो डाउट बच्चे, एक महत्वपूर्ण साम्राज्य निर्माता शासक था बिंबिसार, ठीक है, और बहुत ही योग्य और बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था, ठीक है, महत्वाकांक्षी भी था। लेकिन दिक्कत क्या थी कि बहुत लंबा समय काल तक ये शासन रहा और इसका जो बेटा है, ये लगातार बिंबिसार को प्रेरित कर रहा है, ठीक है, इसका बेटा अजातशत्रु लगातार प्रेरित करता है कि और जो हमारे सीमावर्ती राजवंश है उनको भी जीता जाए, उनको भी विजित किया जाए। ठीक है, अब अजातशत्रु का मानना भी ठीक है, क्योंकि वह एक युवा है, ठीक है, साम्राज्य निर्माता वो भी है। वो भी चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा राजवंश पर हम, ठीक है, शासक करें, क्योंकि राजा होने की सबसे पहली धरती होती है कि वह साम्राज्य निर्माता होना चाहिए अजातशत्रु। लेकिन बिंबिसार इस स्थिति में, बिंबिसार बुजुर्ग हो चुका है। बिंबिसार को खुद बताया कि हमारा एक छोटा सा मगध था, आज हमने इतना बड़ा कर लिया, अंग मिल गया है, काशी हमें मिल गया है ना, पास में अंग और काशी हमें मिल गया है, तो बड़ा हो ही गया है। दूसरा, देखिए, इन लोगों के साथ हमारी मैत्रीपूर्ण संबंध है, तो ठीक ही है। लेकिन दूसरा, वैशाली के साथ वो इसलिए भी आक्रमण नहीं कर सकता ना कि वैशाली की एक राजकुमारी के साथ, जिसका नाम चिलेना है, उसके साथ इसने विवाह किया है। बताओ कैसे ये वैशाली पर आक्रमण करते? ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी तो कभी आक्रमण नहीं किया। भाई, जिन लोगों से इन्होंने विवाह किया है, वैशाली हो गया, मतलब कौशल महाजनपद हो गया, विदेह, विदेह, एक ही वज्जी संघ जो 8 संघों से मिलकर बना है, तो एक वैशाली है, एक विदेह है। तो वैशाली विदेह मतलब 8 में से 2 संघों के साथ तो इसने विवाह कर लिया। उधर पंजाब की महारानी मां राजकुमारी क्षेमा के साथ भी इसने विवाह किया है। तो ऐसी स्थिति में बिंबिसार, लेकिन अजातशत्रु लगाता, और ऐसी स्थिति में कहा यह जाता है कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी। अब इस संदर्भ में जैन और बौद्ध ग्रंथ दोनों आपस में एक दूसरे से बटे हुए हैं। जैन और बौद्ध ग्रंथ आपस में एक दूसरे से अलग अलग है। जैन ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु पितृहंता नहीं था, अजातशत्रु ने अपने पिता को नहीं मारा। बस ये था कि जीवन के अंतिम दिनों में अजातशत्रु अपने पिता की कई सारी नीतियों से, कई सारे फैसलों से असंतुष्ट था, ठीक है, और वो चाहता था कि साम्राज्य का विस्तार हो, लेकिन पिता इस पक्ष में नहीं, तो इसलिए अजातशत्रु ने पिता को कारावास में बंद कर दिया। और कारावास में बंद करने के बाद जो अजातशत्रु के द्वारा भीषण यातनाएं अपने पिता को दी गई, इससे पिता उसके मर गए। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि नहीं, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि अजातशत्रु ने अपने पिता को मारा है, ठीक है, पल-पल, तिल-तिल करके मारा है अजातशत्रु ने अपने पिता को, बिंबिसार को। लेकिन बौद्ध ग्रंथ उसको पितृहंता मानते हैं। अब तो कह रहा हूं, कारावास में भी बंद कर दिया, तब भी बेटा अपने पिता की मौत का श्राप तो उसको मिलेगा। और बौद्ध ग्रंथ तो बोल ही रहे हैं कि इतनी यातनाएं दी गई, ठीक है, मार दिया गया, रोटी नहीं दी गई, परेशान किया गया, या फिर जहर दे दिया गया। तो जैसे भी हो, बौद्ध ग्रंथ अजातशत्रु को पितृहंता मानते हैं। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करने के बाद मगध की गद्दी पर बैठा। ये बहुत सारे समकालीन बौद्ध और जैन ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है। तो बहुत सारे समकालीन बौद्ध और जैन ग्रंथों से इस बात की पुष्टि होती है। क्या मेरी बात सभी को समझ में आ रही है?
बोलो क्लियर हो रही है? यहाँ तक किसी को किसी भी तरह का बच्चे कोई डाउट तो नहीं, कोई इश्यू तो नहीं मेरे प्यारे लाल? चलिए बहुत अच्छे, मतलब आप सबने थम्स अप दे दिया। अजातशत्रु अगला शासक बना। अब अजातशत्रु शासक बना तो अजातशत्रु ने बहाना ढूंढा कि कैसे वैशाली को जीता जाए। तो ये कहा जाता है कि वैशाली की जो राजकुमारी थी जिनका बिंबिसार के साथ विवाह हुआ था, इसकी सौतेली माँ हुई अजातशत्रु की। तो उनका नाम क्या था? चेलेना था। तो चेलेना के 2 पुत्र थे, ठीक है ना? अब उन 2 पुत्रों के होने पर महाराजा बिंबिसार बड़े प्रसन्न हुए और महाराजा बिंबिसार ने प्रसन्न होकर देखो उन दोनों को 18 लड़ियों वाला हार, ठीक है, और एक हाथी था शेषनाग हाथी, वो भेंट किया। मतलब दोनों पुत्रों को, उनका नाम था हल और बेहल, उन दोनों पुत्रों का। तो महाराज बड़े खुश हुए और महाराज ने चेलेना से उत्पन्न होने वाले 2 पुत्रों के जन्म होने के समय उनको वो हार और 18 लड़ियों वाला हार और एक शेषनाग हाथी, जो कि बहुत बड़ा, बहुत फेमस था, गिफ्ट किया। ठीक है, अब अजातशत्रु ने डिमांड की, ठीक है, दोनों से, हल और बेहल से, कि भाई अब मैं उत्तराधिकारी बन गया हूँ अपने पिता के राज्य का, ठीक, मुझे 18 लड़ियों वाला हार और ये हाथी दोनों ही चाहिए। कहा यह जाता है कि अजातशत्रु की पत्नी जो कि पद्मावती उनका नाम था, पद्मावती ने अजातशत्रु को उकसाया कि जी सुन रहे हो, तुम्हारे पिता ने ना 18 लड़ियों वाला हार देखो उनको दे दिया, मुझे ही पहनना है वो 18 लड़ियों वाला हार, और अगर तुम राजा हो तो मेरे लिए वो 18 लड़ियों वाला हार लेकर आओ। ये कहानी गढ़ ली गई। कहानी क्यों गढ़ ली गई? क्योंकि अजातशत्रु कभी भी नहीं चाहता था कि उसके बगल में कोई शक्तिशाली राजवंश रहे। कोई भी राजा अपने बगल में किसी भी शक्तिशाली महाजनपद को या शक्तिशाली राज्य को स्थापित होते हुए नहीं देखना चाहता। वह चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसको अपने राज्य में मिलाया जाए, क्योंकि भविष्य में उसे उससे खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही बस ये कहानी गढ़ ली गई है। दूसरी कहानी ये भी है कि जो वैशाली है, वैशाली एक्चुअली देखो उस समय बहुत प्रमुख स्टेट था, ठीक है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ से बहुत अधिक मात्रा में भू राजस्व की प्राप्ति होती थी। तो इसलिए आर्थिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा संपन्न क्षेत्र था। तो इसलिए भी वैशाली को जीता जाना बहुत महत्वपूर्ण था और सामरिक दृष्टि से भी वैशाली को जीता जाना बहुत ज़्यादा जरूरी था। तो मतलब ये सभी कारण थे और कुल मिला के मैं तो ये कहूँगा कि अजातशत्रु यार एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, साम्राज्य निर्माता था, वो जाएगा जीतेगा, बात खत्म। अजातशत्रु ने वैशाली को जीत लिया, ठीक है ना, नो डाउट। आना चाहे कुछ भी लगाओ, वैशाली को जीतकर मगध में मिला लिया। तो मगध में अब तक काशी ऐसे मिल चुका है, ठीक है, मुझे काशी कैसे मिल चुका है कि दहेज में मिला, इसलिए काशी मिल गया। ठीक है, दूसरा अंग को जीता है बिंबिसार ने और वैशाली को भी जीत लिया। लेकिन एक और बात है, एक्चुअली जब अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की थी तो पिता कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार की पत्नी कौन थी? महाकौशला। देखिए महाकौशला एक्चुअली सती हो गई थी। महाकौशला मतलब सती इन द सेंस कि महाकौशला पागल हो गई थी, ठीक है, अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर उनको गहरा आघात लगा था, पागल हो गई, मर गई वो महाकौशला देवी। और महाकौशला जी का जो भाई है प्रसेनजित, जिन्होंने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था, जिन्होंने बिंबिसार को काशी दहेज में दिया था, वो अजातशत्रु से गुस्सा हो गया। ठीक है, मतलब अजातशत्रु का अगर आप बात करें मामा, तो गुस्सा हो गया। उसने कहा कि तूने मेरे जीजा की हत्या करके गद्दी पर अधिकार किया है, मैं काशी वापस ले लेता हूँ, मैं काशी तुझे नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, और उधर अजातशत्रु वैशाली को जीत चुका है और इधर ये काशी वापस ले चुका है, ठीक है, प्रसेनजित जो कि महाकौशला का भाई है, वापस ले चुका है। अब कहता है अजातशत्रु की अच्छा मामा ये बात है, वे सेना तैयार करता है और बेटा दोनों मामा भांजे में युद्ध होता है। लेकिन युद्ध निर्णायक नहीं होता, ये अनिर्णायक रहता है, क्योंकि प्रसेनजित भी ताकतवर है, बहुत मजबूत स्थिति का शासक है, ऐसा छोटा मोटा शासक नहीं है। तो युद्ध अनिर्णायक होता है और दोनों के बीच में संधि हो जाती है और संधि कुछ इस तरह से होती है कि अजातशत्रु को वापस काशी दे दिया जाता है। ठीक है, अजातशत्रु की वीरता से प्रसन्न होकर चलो, लेकिन सही बच्चे के हाथ में गद्दी गई। और दूसरा अजातशत्रु समझा दिया होगा अजातशत्रु ने प्रसेनजित को कि मामा बाप मेरा सटिया गया था, बुढ़ापे में जीत ही नहीं रहा था नई नई राजवंशों को। अब कैसे हम साम्राज्य में विस्तार करेंगे, कैसे नए नए क्षेत्रों से राजस्व प्राप्त करेंगे अगर हम अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं करेंगे, तो कैसे पॉसिबल होगा ये? ठीक है, कुल मिलाकर उसने कुछ भी किया हो, फिलहाल उसने समझा दिया और समझाने के बाद जो है भैया उसको काशी फिर से मिल गया अजातशत्रु को, और काशी तो दिया ही दिया। प्रसेनजित ने अपनी बेटी का, ये बहन थी जो ब्याही थी, बेटी जो है बेटी का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया प्रसेनजित ने। ठीक है, अपनी बेटी का विवाह कर दिया अजातशत्रु के साथ। तो इस तरह से ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, सब लोग अपने ठीक है कान में इस बात को डाल लो, एकदम फीड कर लो, सेव कर लो इस बात को, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक है, इसके बाद फिर कहा यह जाता है कि अजातशत्रु ने अवंती के खिलाफ भी एक संघर्ष करने की योजना बनाई। अवंती का शासक चंडपति होता है, मैंने आपको बताया था, लेकिन अवंती से वह कभी युद्ध नहीं लड़ सका, तो उसने कभी अवंती से युद्ध ही नहीं किया। लेकिन हाँ, एक उसने योजना जरूर बनाई थी और वैशाली को जब उसने जीता, जब उसने वैशाली को जीता था, तो बड़ी महत्वपूर्ण स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जो बज्जी था वो 8 संघों से मिलकर बना हुआ था। ये 8 संघों में बहुत यूनिटी थी, बहुत एकता थी। तो इसने क्या किया, अजातशत्रु ने अपने 2 गुप्त दूत भेजे और दोनों को दूसरे से कहा कि आप वैशाली के इन 8 गढ़ों को आपस में एक दूसरे से लड़वाइए, क्योंकि जब तक इनको लड़वाया नहीं जाएगा तब तक इनको जीता नहीं जा सकता। और वो बेटा 1 डेढ़ साल लगे रहते हैं इन 8 में कैसे भी लड़ाई करवाएं। देखो, और अंततः वो लड़ाई करवाने में दोनों लोग कामयाब होते हैं। फिर मैसेज दिया जाता है अजातशत्रु को कि जाओ लोहागढ़ में आक्रमण कर दिया जाए, क्योंकि उनमें आपस में फूट डली हुई है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके घर की आपसी फूट एक बाहरी व्यक्ति को घर में एंटर करने का मौका दे देती है, और ऐसा ही हुआ। इसने एक बहुत दिमाग से काम लिया। लेकिन अगला शासक उदयन बना और उदयन ने एक अपने पिता की हत्या कर दी, ऐसा आरोप उदयन पे भी लगता है। तो इस पूरे राजवंश को पितृहंता वंश कहा जाने लगा कि ये तो भाई पितृहंता वंश है। ठीक है, तो अपने पिता की हत्या करने के बाद जब ये शासक बनते हैं पितृहंता वंश से, तो उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी। गद्दी पर बैठा उदयन, उदयन ने एक काम किया कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक नगर बसाया, पाटलिपुत्र उसको अपनी राजधानी बनाया। हाँ, बिंबिसार के समय में सुन लीजिए कि बिंबिसार के समय में राजधानी ग्रीब्रज हुआ करती थी। ग्रीब्रज में आग लग गई तो बिंबिसार ने नई राजधानी राजगृह बनाया। फिर बिंबिसार की तो हत्या अजातशत्रु ने कर दी, तो अजातशत्रु के समय में भी राजगृह राजधानी बनी रही। और इसी राजगृह, ठीक है, जो कि अजातशत्रु के समय राजधानी थी, इसमें प्रथम संगीति हुई थी। फिर उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, उदयन भी मर गया। उदयन के बाद ये 3 छोटे-छोटे शासक गद्दी पर बैठे, अनुरुद्ध, नागदशक। नागदशक के समय तक आने पर, ठीक है बेटा, नागदशक के समय तक आने पर पूरी मगध की जनता इस राजवंश से घृणा करती है। क्यों? क्योंकि ये पूरा राजवंश पितृहंता वंश कहलाया कि अपने पिता की हत्या करने के बाद ये गद्दी पर बैठे हैं, ये पितृहंता राजवंश कहलाया। सब लोग इनसे नफरत करते हैं लिटरली, ठीक है। और ये जो है नागदशक, ये निहायती बेवकूफ और घटिया किस्म का आदमी है, लेकिन बिल्कुल भी दूरदर्शिता इसमें नहीं है, इसमें दूरदर्शिता का पूरा अभाव है। तो मगध की जनता इसको गद्दी से हटाती है और जो काशी का गवर्नर था, जो काशी का राज्यपाल था, जो कि बहुत योग्य व्यक्ति था उस समय, शिशुनाग, शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया जाता है। इस तरह से मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। शिशुनाग वैशाली के महत्व को समझते हुए वैशाली को राजधानी बनाता है, ठीक है, और वैशाली से शासन करता है। शिशुनाग भी अवंती पर आक्रमण करता है। अवंती का शासक जो चंडप्रद्युत है, तो शिशुनाग अवंती पर आक्रमण करता है। ठीक है, सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि शिशुनाग के समय में अवंती को जीत लिया जाता है। ठीक है, अवंती को जीत लिया जाता है शिशुनाग के समय, मोस्ट इंटरेस्टिंग बात है बच्चे। ठीक है, अब मगध महाजनपद के अंदर सबसे पहले अंग शामिल हुआ था, ठीक है, आपको पता है। ठीक है, काशी दहेज में मिल चुका था। कुल मिलाकर ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं।
इधर जो कौशल महाजनपद है वो भी मगध में शामिल हो चुका है। आप कहेंगे सर कौशल कहाँ शामिल हुआ? अजातशत्रु और कौशल के बीच में लड़ाई तो हुई थी, लेकिन अन्य लड़ाई हुई थी। जी हाँ, देखो ऐसा हुआ कि प्रसेनजित की उधर मृत्यु हो गई नेचुरल। प्रसेनजित का बेटा जो है वृद्धक, वो अगला शासक बना। वृद्धक का जीजा है अजातशत्रु, क्योंकि वृद्धक की बहन या प्रसेनजित की बेटी अजातशत्रु को ब्याही थी, तो वृद्धक का जीजा है अजातशत्रु। ठीक है, ये वृद्धक का बैड लक था। ये वृद्धक देखिए एक बार अपनी सेना सहित जा रहा था और राप्ती नदी में बाढ़ आ गई, राप्ती रिवर जो है, और राप्ती नदी में बाढ़ आने से वृद्धक बेटा अपनी सेना सहित बह गया। मतलब एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी थी। अब वृद्धक जब बह गया तो भैया स्वाभाविक सी बात है, कोई भाई नहीं था वृद्धक का, तो भाई उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु फिर वृद्धक के जीजा की हैसियत से कौशल, पूरे कौशल को, जिसकी एक राजधानी, उत्तरी राजधानी श्रावस्ती, ठीक है, और फिर बाद में साकेत बनी, दक्षिण राजधानी कुशावती, बहुत बड़ा महाजनपद है बेटा, पूरा अवध का क्षेत्र। अजातशत्रु ने इसको भी मिला लिया। क्या करता? क्योंकि कोई उत्तराधिकारी जीत के नहीं मिलाया, लेकिन नेचुरली वृद्धक की भी मृत्यु होगी राप्ती नदी में बाढ़ आने से। तो अंग मिल चुका है, काशी मिल चुका है, कौशल मिल चुका है, और अजातशत्रु ने वैशाली को भी मगध में मिला लिया। धीरे धीरे मगध, वो छोटा सा मगध, ठीक है, वो धीरे धीरे उसका उत्कर्ष होता चला जा रहा है, वह धीरे धीरे एक बड़ी महाजनपद के तौर पर। और अब ठीक मैंने बताया शेषनाग ने तो बेटा अवंती को भी जीत लिया। ठीक है, तो अब जब अवंती को जीत लिया गया तो इसका बहुत अधिक मात्रा में विस्तार हो गया इस राजवंश का। शेषनाग के बाद देखिए शेषनाग की मृत्यु होगी, उसके बाद उसका बेटा कालाशोक अगला उत्तराधिकारी हुआ। कालाशोक के समय में एक द्वितीय बौद्ध संगीति हुई वैशाली में, ये ध्यान रखना। कालाशोक के समय में वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीति हुई 383 ईसा पूर्व में, और प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के समय में 483 ईसा पूर्व में हुई थी सप्तपर्णी गुफा में, लेकिन ये एक्चुअली वहीं पे हुई थी राजगृह में, और ये वैशाली में हुई। कालाशोक एक बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है, इसके समय बौद्ध धर्म की बौद्ध संगीति हुई, ठीक है, और इसने राजधानी फिर से, जो इसके पिता ने वैशाली बनाई थी, इसने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र स्थापित कर लिया। इसने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना दिया कि भाई हमारी राजधानी तो पाटलिपुत्र है। देखिए इसने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। ये बात सभी को समझ में आ रही है? मेरे किसी प्यारे छोटे बहन भाई को कोई इशू तो नहीं है? क्लियर है? एक दिन ये कहा जाता है कि कालाशोक रात्रि के समय अपने नगर का भ्रमण कर रहा था। एक देख रहा था कि नगर में एक सुख शांति समृद्धता है, मेरे नगर वासियों का क्या हाल है। आमतौर पर राजा ऐसा करते थे कि कोई भेष बना लेते थे और एक दो अंगरक्षकों के साथ वो नगर का भ्रमण करते थे, जिससे कि वास्तव में जनता की, ठीक है, जो वास्तविक स्थिति है उसको जान सकें। ठीक है, तभी एक व्यक्ति पीछे से गली में चूहा घोंपकर इसकी हत्या कर देता है कालाशोक की। ठीक है, और कालाशोक मारा जाता है। ठीक है, लेकिन वो व्यक्ति खुद शासक बनना चाहता था, लेकिन चूंकि कालाशोक के उत्तराधिकारी हैं और शक्तिशाली उत्तराधिकारी, उसका बहुत बेटा है, एक बेटा है जो बहुत योग्य है, जिसका नाम है महानंदिनी या नंदीवर्धन। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करता है, ठीक है, आगे कालाशोक के बाद। लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि महानंदिनी की भी हत्या इसी तरह से हो जाती है, महानंदिनी भी मारा जाता है। और महानंदिनी के बाद फिर एक व्यक्ति, ठीक है, जो महापद्मनंद नाम का है, ठीक है, वो अपने राजवंश को मगध पर स्थापित करता है। महापद्मनंद बड़ा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है। महापद्मनंद के बारे में देखो बच्चे, आपको समझना है, महापद्मनंद के बारे में जितने भी, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ है वो उदार नहीं है इसके बारे में। बौद्ध ग्रंथ, सॉरी, जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है, माफ करना, महापद्मनंद के बारे में जितने भी ब्राह्मण ग्रंथ है वो उदार नहीं है। एक वो बोलते हैं कि ये जो है ये एक व्यक्ति शूद्र है, मतलब ये शूद्र जाति से संबंधित है। ठीक है, और मैं आपको पर्सनली बता दे रहा हूँ क्योंकि आप लोग मुझे नहीं जानते हो, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ तो जब कभी, क्योंकि मैं संविधान भी पढ़ाता हूँ, मोस्टली ज्यादातर मैं संविधान ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं संविधान पढ़ाता हूँ तो उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जहाँ जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किया जाता है। तो मैं जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। अगर मुझे वर्तमान समय में सबसे बुरी व्यवस्था कोई भी लगती है तो वह जाति व्यवस्था। ठीक है, और मेरा मन करे तो मैं क्षण भर में इस जाति व्यवस्था को समाप्त कर दूं, अगर मुझे कोई एक अथॉरिटी मिले देश की राज्य व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो, ठीक है, इस महापद्मनंद के प्रति बहुत ज्यादा उदार है नहीं, ठीक है, जितने भी ब्राह्मण साहित्य है और बौद्ध साहित्य भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि भाई ये बात तो है कि महापद्मनंद किसी उच्च कुल या उच्च वर्ण से संबंधित नहीं था। महापद्मनंद कौन था? दुनिया भर के जो है ना कयास लगाए जाते हैं कि, ठीक है ना, जो नंदीवर्धन था, नंदीवर्धन की एक शूद्र पत्नी थी, ठीक है, उससे उत्पन्न था। कोई कहता है नंदीवर्धन की एक वैश्य पत्नी थी, उस वैश्या से उत्पन्न था। नंदीवर्धन के पास एक दिन वैश्य आई, ठीक है, और फिर वैश्या से उत्पन्न पुत्र महापद्मनंद कहलाया। ये सब महापद्मनंद की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया। मैं आपको कारण बताता हूं क्यों, ठीक, क्यों महापद्मनंद की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया था। इसके पीछे रीजन है बच्चे, तो मगध का प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक है, फर्स्ट साम्राज्य निर्माता। ठीक, उसने मगध के बहुत बड़े हिस्से पर शासन किया। उसने लगातार सैनिक अभियानों के माध्यम से और छोटे छोटे जितने भी महाजनपद थे सबको मगध में मिला लिया। वो अजातशत्रु से भी कहीं ज्यादा योग्य था, कहीं ज्यादा पराक्रमी था। ठीक है, और उसकी सेना इतनी विशाल थी कि उसको कमल के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता था, इसलिए उसको महापद्मनंद। वो खुद कहता है कि मैं उग्रसेन हूँ, वो खुद कहता है कि मैं एक राठ हूँ, और वो कहता है मैं सर्व छत्रांतक हूँ। ये उसकी उपाधियां थी। उग्रसेन मतलब उग्र सेना का स्वामी, उसकी सेना बहुत उग्र थी, बहुत तेज तलवार थी। वह सर्व छत्रांतक अपने आप को कहता है, मतलब सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला है वो। और वह अपने आप को द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम का मतलब होता है कि जिस तरह से परशुराम ने धरती को, कहा जाता है ना कि क्षत्रियों से भिन्न कर दिया, वैसे ही वो क्षत्रियों को राजवंश के तौर पर स्थापित होने नहीं देगा। और एक राठ का मतलब एक छत्र शासन करने वाला, ये उसकी उपाधियां थी। एक बहुत यशस्वी व्यक्ति था, नो डाउट बच्चे, लेकिन इस राजवंश को ना, मतलब नंद वंश को ज्यादातर ब्राह्मण साहित्यों का या अन्य साहित्यों का बहुत ज्यादा समर्थन मिल नहीं सका। मतलब ये राजवंश का शासक जितने, खासकर स्पेशली महापद्मनंद, जितना योग्य था उसकी प्रशंसा नहीं हुई। कारण कि उसका निम्न जाति का होना या निम्न कुल से संबंधित होना। इसलिए आमतौर पर जो ब्राह्मण टेक्स्ट है या बौद्ध टेक्स्ट भी मैं मान लो, वो उसकी तारीफ करने से बचते रहे, हिचकिचाते रहे, उसकी वे खुलकर तारीफ कर ही नहीं सके, तो उनका दुर्भाग्य है। महापद्मनंद के बाद इसलिए किसी ने जब बेटा इस राजवंश के बारे में लिखा ही नहीं। देखो आप चाहे कितनी भी महान क्यों ना सही, लेकिन आपके बारे में लिखा ही नहीं जाएगा तो भाई आपकी मानता को कौन मानेगा? ठीक है, आगे आने वाली जनरेशन कैसे पता कर पाएंगे कि आप बहुत मानते? तो ठीक वैसे ही महापद्मनंद के बारे में है। ठीक, महापद्मनंद के बाद फिर आगे बहुत सारे शासक हुए और कुल मिलाकर जो अंतिम शासक है वह अंतिम शासक धनानंद सिद्ध हुआ। ठीक है, अब आप सभी को पता है कि धनानंद जनता में अलोकप्रिय था। हम्म, ठीक है बच्चे, चलो। तो अगला जो शासक हुआ, मतलब बहुत सारे शासकों के बाद धनानंद अंतिम शासक था। अब धनानंद के बारे में आप समझना, धनानंद वास्तव में जनता के बीच में बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं था, बल्कि धनानंद के समय में सैकड़ों करोड़ थे जो जनता पर लगाए गए थे, और दुनिया भर का रुपया जनता से विभिन्न प्रकार के टैक्सेस के माध्यम से वसूल किया जाता था। लेकिन जनता धनानंद के द्वारा लगाए गए टैक्सेस से परेशान हो चुकी थी भाई साहब, एकदम तंग आ चुकी थी।
ठीक है, बिल्कुल तंग आ चुकी थी। ये लिटरली ये स्थिति थी, इतना ज़्यादा आलूक-प्रिय था। नाम ही इसका धनानंद है, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बच्चे पैसे वाला था। ठीक है, इसका जो साम्राज्य था, बहुत धनवान था, इसलिए नाम ही इसका बेचारे का धनानंद है। ठीक है, कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य नाम का एक व्यक्ति, ठीक है, इसको गद्दी से उखाड़ फेंकता है और इस तरह से वे अपने गुरु कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य की सहायता से अगला उत्तराधिकारी बनता है मगध पर। मगध पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसको मौर्य वंश नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये मगध का पूरा उत्कर्ष है। मगध के सभी राजवंश के सभी शासकों के मैंने बच्चे यहाँ पर आपको नाम बताए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये जो स्टोरी है, ये केवल एक स्टोरी नहीं है, इस पूरी में ठीक है, मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि आप किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, सिलसिलेवार तरीके से मैंने बताया और आप में से आधे से अधिक स्टूडेंट्स को तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि क्लास में ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ठीक है, बड़ी धीरे-धीरे, एक बड़े सहज और सरल तरीके से मैंने पूरी कोशिश की कि ये मैं आपको समझा सकूँ और ये पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी। ठीक है? प्लीज़ एक बार आप सभी लोग थम्स अप करेंगे, आपको समझ में आया? अब मैं इसको लिखवा देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बेटा। ठीक है, उस समय ठीक है, जातिवाद नहीं था उस समय। ठीक है, शूद्र का मतलब कोई जाति नहीं थी, ये बिल्कुल हकीकत बात है। ठीक है, कर्म के आधार पर विभाजन था, मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है, आगे मैं बताऊँगा, मैं इनफैक्ट आपको बता भी चुका हूँ, जब मैंने ठीक है, आपको शायद वैदिक काल में पढ़ाया होगा सामाजिक व्यवस्था, तो वहाँ पे बताया होगा मैंने। हाँ, चलिए आज हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स लाइव हैं, शाबाश बहुत अच्छे, इसी तरह से कंटिन्यूटी के साथ आप बने रहो क्लास में। बिल्कुल लिखाऊँगा बच्चे, क्यों नहीं लिखाऊँगा एक बात बताओ आप? संदीप राणा जी कह रहे हैं कि सर 2 दिन क्लास क्यों नहीं हुई? बेटा, आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए, वहाँ पर मैंने आपको सूचित कर दिया है, ठीक है, क्यों नहीं हुई। कई लोगों को तो मैंने फ़ोन नंबर मैंने दे रखा है आपको क्लास में। ठीक है, अब जो लोग टेलीग्राम पे नहीं है, जिनको नहीं पता पड़ पाया, एक आध दो के तो ऐसे धमकी भरे कॉल आए, "ओए मास्टर, क्लास क्यों नहीं ले रहे हो बे?" चलिए आइए, ठीक है, स्टार्ट करते हैं मगध साम्राज्य। फटाफट से हम सभी लोग लिखते चले जाएँगे और कोशिश करेंगे बच्चे कि जो हमारी पहले दिन कोशिश थी कि क्लास में सारी चीज़ें याद हो जाएँ, ठीक वैसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे और सबसे पहला राजवंश है, जिसका नाम है बृहद्रथ वंश। जिसका नाम क्या है? बृहद्रथ वंश, ठीक है? तो हम बृहद्रथ वंश को पढ़ेंगे, समझेंगे। मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश है बृहद्रथ वंश, ठीक है? मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश। तो आपसे पूछा जाए कि भाई मगध का सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन-सा है? बृहद्रथ है। ठीक है, इस राजवंश का संस्थापक कौन है? बृहद्रथ है, बृहद्रथ। मतलब संस्थापक के नाम पर ही, क्योंकि संस्थापक बृहद्रथ है, तो इसलिए संस्थापक के नाम पर इस राजवंश को क्या कहा गया? बृहद्रथ कहा गया। ठीक है? और ये ध्यान रखना, महाभारत और पुराणों में इस वंश का उल्लेख किया गया है। 2 ग्रंथों में इसी को माधर मानते हैं, महाभारत एवं पुराणों में मगध पर इस राजवंश का उल्लेख किया गया। किया गया। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात समझ में आई? महाभारत और पुराणों में मगध पर ठीक है, इस राजवंश का उल्लेख किया गया है। ठीक है? अब इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? बृहद्रथ का उत्तराधिकारी जरासंध हुआ। आप लिखेंगे इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? जरासंध हुआ इसका उत्तराधिकारी, जरासंध हुआ। अब ये जो उत्तराधिकारी जरासंध है, ये आपको समझना है, ये कौन है? बताओ, ये कौन है? ये बृहद्रथ का ठीक है, एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी पुत्र था। ये बृहद्रथ का एक योग्य एवं महत्वाकांक्षी पुत्र था, योग्य एवं महत्वाकांक्षी पुत्र था। कौन बच्चे? जरासंध। ठीक है? और जब इसने साम्राज्य विस्तार करना चाहा, तो पांडवों ने इसका विरोध किया। मैंने बताया था कि भाई जब इसने साम्राज्य विस्तार करना चाहा, जब ने इसने साम्राज्य विस्तार करना चाहा, तो पांडवों ने इसका विरोध किया। पांडवों ने इसका विरोध किया, जब इसने साम्राज्य विस्तार करना चाहा तो। एक पांडवों के द्वारा विरोध किया गया और इसी क्रम में भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया। इसी क्रम में वह भीम के हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया, है ना बेटा? हाथों मल्ल युद्ध में मारा गया। इसको कोई नहीं पढ़ाता बेटा, सब छुड़वा देते हैं इसको। आप देख लेना, सब लोगों ने इसको छुड़वा रखा है। ठीक है? इसके बाद फिर आप लिखेंगे रिपुंजय। रिपुंजय और रिपुंजय के बारे में मैंने क्या बताया बच्चे? इस वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या इसी के एक मंत्री ने कर दी, ठीक है, जिसका नाम पुलिक था और पुलिक ने अपने पुत्र को मगध की गद्दी पर बैठाया और कालांतर में किसी ने देखिए इसके बेटे को भी निपटा दिया। आगे चल के इसके बेटे को भी किसी ने निपटा दिया, ठीक है? तो बस यही बात आपको लिखनी है, जिससे कि आपको ये याद रहे, है ना? अब लिखेंगे इस वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। इस वंश का अंतिम शासक, अंतिम शासक, जिसकी हत्या इसी के एक मंत्री ने कर दी, जिसकी हत्या इसी के एक मंत्री पुलिक ने कर दी, पुलिक ने कर दी। अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया, अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाया और वह भी मारा गया, बैठाया और वह भी मारा गया बच्चे। इसका बेटा भी मारा गया।
ठीक है? और वो कौन था? मतलब आप समझ रहे हो ना, वो था कौन? तुगलक का बेटा। हमें आज तक उसके बारे में कहीं पता भी नहीं चला। तो मतलब आप सोच के देखो कि जैसे गद्दी पर बैठाया होगा, तो 1-2 साल के भीतर उसको मार दिया होगा। वो लंबे समय तक शासन कर ही नहीं पाया। जैसे मान के चलो बिंबिसार को उसके बाप ने गद्दी पर बैठाया। और अगर बिंबिसार को उसके बाप ने गद्दी पर बैठाया और बिंबिसार बहुत लंबे समय तक शासन नहीं कर पाता, बिंबिसार की कोई हत्या कर देता, तो क्या हर्यक वंश स्थापित हो पाता? नहीं हो पाता। वो तो बिंबिसार योग्य था। एक जिसने बच्चे अपने एक संपूर्ण योग्यता और क्षमता के आधार पर ठीक है, इस प्रशासन को इतना बेहतरीन तरीके से संचालित किया। वह दूरदर्शी व्यक्ति था। तो इसलिए उसका राजवंश जो है, वो अजर और अमर हो गया। इसके बाद फिर मगध पर हम अगला राजवंश, बृहद्रथ वंश के बाद दूसरा राजवंश कौन सा है? तो आप कहेंगे भैया जी हर्यक वंश है। अब हम हर्यक वंश के बारे में बात करेंगे, ठीक है? तो मगध पर स्थापित होने वाला जो दूसरा राजवंश है, उसका नाम है भैया जी हर्यक वंश। ठीक, उसका नाम क्या है? हर्यक वंश। चलिए, ठीक है, तो मगध पर स्थापित होने वाला प्रथम वास्तविक राजवंश कहा जाता है। मगध पर स्थापित होने वाला मगध पर स्थापित होने वाला प्रथम वास्तविक राजवंश कहा जाता है। प्रथम वास्तविक राजवंश। ठीक है बच्चे, ये बात समझ में आई? मगध पर स्थापित होने वाला पहला वास्तविक राजवंश हर्यक वंश है। ठीक है? और सबसे पहला शासक जो इसकी गद्दी पर बैठा, वो बिंबिसार था, जो अपने पिता भट्टी के द्वारा बैठाया गया। प्रथम शासक जो गद्दी पर बैठा, प्रथम शासक जो इस वंश की गद्दी पर बैठा हुआ है, बिंबिसार था। इस वंश की गद्दी पर बैठा बिंबिसार था। ठीक है, यही इस वंश का वास्तविक संस्थापक है। प्रथम शासक जो इस राजवंश की गद्दी पर बैठा हुआ बिंबिसार था, और बिंबिसार भी इस राजवंश का वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, बिंबिसार भी बेटा वास्तविक संस्थापक है। ठीक है, चलिए, अब बिंबिसार को, देखिए ये जो बिंबिसार है बच्चे, बिंबिसार को जैन ग्रंथों में श्रोणिक कहा गया है। बिंबिसार को जैन ग्रंथों में बच्चे क्या कहा गया है? जैन टेक्स्ट में बिंबिसार को जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है? श्रोणिक। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो बिंबिसार को जैन ग्रंथों में बोला गया है कि बिंबिसार श्रोणिक है। ठीक है, श्रोणिक कहा गया है। साथ ही साथ ये स्थायी सेना रखता था। स्थायी सेना रखने के कारण इसको सेनिया भी कहा जाता है बिंबिसार को। तो पूछा जाए सेनिया किसे कहा गया है? बिंबिसार को। स्थायी सेना रखने के कारण, स्थायी सेना रखने के कारण कारण इसको सेनिया भी कहा जाता था। इसको सेनिया भी कहा जाता था। कहा जाता था। ठीक है, कोई भी पूछे भैया सेनिया किसको कहा जाता था? बिंबिसार को। क्यों सेनिया कहा जाता था? क्योंकि स्थायी सेना रखता था। स्थायी सेना रखने के कारण बच्चे सेनिया कहा जाता था। ठीक है, अच्छा, अब बच्चे जब बिंबिसार ने साम्राज्य का विस्तार किया, तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में उसने 3 चीजें की। जब उसने साम्राज्य विस्तार किया, तो साम्राज्य विस्तार के क्रम में बच्चे उसने 3 चीजें की। सबसे पहले वैवाहिक संबंध, है ना? वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने साम्राज्य का विस्तार किया। वैवाहिक संबंध स्थापित करके। दूसरा मैत्रीपूर्ण संबंध, और तीसरा युद्ध विजय। तो युद्ध विजय में मैंने आपको बताया था कि उसके बराबर में एक अंग महाजनपद था, जिसकी राजधानी चंपा थी, तो उसने अंग को जीता। ठीक है, अंग को जीता। ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा नगरी थी। आप सभी को पता है। और वहां के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। पराजित कर हत्या कर दी, और वहां का वायसराय बनाया। ठीक है, वहां का वायसराय कौन बनाया बच्चे? अपने बेटे अजातशत्रु। अजातशत्रु को वहां की सत्ता सौंप दी कि बेटा तू संभाल वहां की सत्ता। अजातशत्रु को वहां की सत्ता सौंप दी कि बेटा तू संभाल सत्ता। ठीक है, क्लियर है? ये अब मैत्रीपूर्ण संबंध। तो मैत्रीपूर्ण संबंधों में आपको ध्यान रखना है बच्चे कि एक तो गांधार का शासक पुष्कर सारिन, शासक पुष्कर सारिन, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। दूसरा इसने अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत, अवंती का शासक, इसका नाम था चंद्रप्रद्योत। अवंती का शासक चंद्रप्रद्योत बच्चे, या फिर केवल मैं प्रद्योत लिख देता हूं, है ना? अवंती का शासक प्रद्योत, प्रद्योत क्या तो चंद्रप्रद्योत, ये दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। लेकिन पहले तो इन दोनों के बीच में मित्रता कराई इसने कि पहले तो देखो तुम लोग लड़ना झगड़ना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा लड़ना झगड़ना। यार ये हटाऊं, क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, देखो अक्षर भी उठ के आ जाते हैं बेटा, तुम देख रहे हो अक्षर भी उठ के आ जाते हैं। तो पहले तो इन दोनों के बीच में क्या कराई? मित्रता कराई कि भाई पहले तुम मित्रता करो। जैसे बचपन में हम लोग नहीं कराते थे कि भाई चलो पहले तुम दोनों ठीक है हाथ मिलाओ, हैंडशेक करो, ठीक है, एक दूसरे के गले मिलो। ठीक है, तो पहले तो दोनों के बीच में मित्रता कराई, और फिर उसके बाद उसने पुष्कर स्वारिन द्वारा भेजे गए दूत मंडल का स्वागत किया। पुष्कर स्वारिन द्वारा भेजे गए दूत मंडल का स्वागत किया, ये मैंने आपको बता दिया। और जब चंद्रप्रद्योत पीलिया से पीड़ित था, चंद्रप्रद्योत जब पांडुरोग से पीड़ित था, तो उसने अपने राज्य वैद जीवक को उसके दरबार में भेजा, जीवक को भेजा। तो मतलब अपनी मित्रता का उसने फर्ज भी निभाया। ठीक है भाई, अपने राज्य वैद को भेज दिया, अपने राज्य वैद को भेज दिया। तो स्वाभाविक सी बात है भाई, एक मित्रता का भी फर्ज निभाया भाई ने कि भाई तेरा ऐसा नहीं है, यारों का यार है तेरा भाई, तो मित्रता का फर्ज भी निभाया। अब वैवाहिक संबंधों के बारे में हम बात करें तो मैंने बताया था 4 विवाह करे हैं। पहला महाकौशला देवी के साथ, महाकौशला देवी आपको पता है महाकौशला देवी कहाँ की है? कौशल महाजनपद की है, प्रसेनजित की बहन है। दूसरा बाशवती कहाँ की है? विदेह की है, बाशवती, उनके साथ विवाह किया। तीसरा चिलना के साथ विवाह किया, चेटक की बहन है। चौथा भाई ने क्षेमा के साथ विवाह किया। आज की डेट में आदमी पे एक बीबी मैनेज नहीं हो रही, लेकिन इतनी सारी कैसे मैनेज कर लेते थे?
बेटा वैसे इनका टाइम कभी पूछा नहीं जाता, ठीक है, मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कभी भी नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको बिंबिसार ने 554 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया था। 554 से 492 ईसा पूर्व, 492, ठीक है, 554 से 492, मोटा मोटा यार इसका शासनकाल बहुत लंबा था यार, 60 साल से ऊपर का शासनकाल है। बताओ बेटा बहराएगा नहीं? जिसने 60 साल से ऊपर का शासन किया हो कोई भी बेटा बहरा जाएगा। तुम हटो पापा यार, तुम बुरा हो गए, हट ही नहीं रहे हो, तुम छोड़ ही नहीं रहे हो यार, हद हो गई। एक तो मैत्रीपूर्ण संबंधों के क्रम में गांधार का शासक पुष्कर सारिन, ठीक है, और अवंती का शासक प्रद्युत, दोनों के बीच में मित्रता कराई। प्रद्युत जब पांडु रूप से पीड़ित था तो अपने राज्य जीवक को उसके दरबार में भेजा और पुष्कर सारिन द्वारा भेजे गए दूत मंडल का उसने स्वागत किया। पुष्कर सारिन द्वारा भेजे गए दूत मंडल का उसने ठीक है क्या किया, स्वागत किया, ठीक है। तो 4 विवाह उसने किए। सबसे पहले कौशल, कौशल 4 विवाह किए। तो कौशल के राजा थे प्रसेनजित, प्रसेनजित, प्रसेनजित की बहन थी महाकौशला देवी, महाकौशला देवी। इसने महाकौशला देवी के साथ विवाह किया, ठीक है, और काशी दहेज में मिला, भाई को काशी दहेज में मिला। काशी आपको दहेज में प्राप्त होता है, बात समझ में आ रही है? और काशी से कितना भाई, 1 लाख रुपया राजस्व बेटा उस समय का, 1 लाख रुपया राजस्व की प्राप्ति होती थी। आप सोच के देखिए, देखिए कितना महत्वपूर्ण था इसके लिए। एक इसकी पहली रानी यही थी। दूसरा, इसने बज्जी संघ से विवाह किया, दूसरा उसने बज्जी संघ। अब बज्जी संघ 8 संघों से मिलकर बना था, ये बस आपको ध्यान रखना है, 8 संघों से मिलकर बना, बज्जी संघ 8 संघों से मिलकर बना, ठीक है। अब ये जो बज्जी संघ 8 संघों से मिलकर बना है, इन 8 संघ में देखिए एक है विदेह, तो इसने विदेह की राजकुमारी बासवती से विवाह किया है ना भैया। एक तो इसने मैंने बोला था ना कि विदेह की राजकुमारी बासवती के साथ विवाह किया है, बासवती। और दूसरा इसने एक वैशाली की राजकुमारी चिलना के साथ, राजकुमारी चिलना के साथ, जो कि चेटक की बहन थी। राजा चेटक बहुत प्रतापी शासक थे उस समय, चेटक की बहन। और चेटक ने अपनी एक बहन का विवाह भी किया है, ठीक है, जिनसे उत्पन्न पुत्र महावीर स्वामी है, उनका नाम त्रिशला था। आगे आप पढ़ेंगे तो इसका मतलब है कि बिंबिसार और महावीर स्वामी दोनों आपस में एक दूसरे के संबंधी हुए। बिंबिसार और महावीर स्वामी दोनों आपस में एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे के संबंधी हुए, बोलो हुए कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद इसका जो तीसरा विवाह हुआ है पंजाब की राजकुमारी क्षेमा के साथ हुआ है, पंजाब की राजकुमारी क्षेमा, क्षेमा। और ये पंजाब की राजकुमारी क्षेमा है, ये इसकी प्रधान रानी थी, क्षेमा इसकी प्रधान रानी थी। पंजाब की जो राजकुमारी है क्षेमा, क्षेमा प्रधान रानी थी। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से। मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक तो भैया साम्राज्य का विस्तार ये सब किया। चलो बस इतना ध्यान रखना है कि धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार शासक था ये, एक धार्मिक उदार शासक था, कुल मिलाकर धार्मिक उदार शासक था, शासक था। जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र के हाथों मारा गया, अंतिम दिनों में अपने पुत्र के हाथों मारा गया, ठीक है। धार्मिक उदार शासक जीवन के अंतिम दिनों में अपने पुत्र के हाथों मारा गया। आइए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में अब हम समझते हैं अजातशत्रु को। 492 से 460 ईसा पूर्व, ये अजातशत्रु का समय है। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व, अजातशत्रु, ठीक है, 492 से 460 ईसा पूर्व, अजातशत्रु योग्य एवं महत्वाकांक्षी बेटा है, ठीक, शासक है बच्चे। अजातशत्रु को बौद्ध ग्रंथ पितृहंता मानते हैं, ठीक है, लेकिन जैन ग्रंथ नहीं कहते, ठीक, जैन ग्रंथ पितृहंता नहीं मानते, जबकि जैन ग्रंथ उसको एक धर्मावचारी शासक, वो तो बड़ा ठीक है धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति था। वहीं अगर हम इसके उपनामों के बारे में बात करें, ठीक है, अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु के उपनाम जैन ग्रंथों में कोई, बिंबिसार को श्रोणिक, इसको कोई कहा गया है जैन ग्रंथों में। बौद्ध ग्रंथों में अजातशत्रु को देवानाम्पीय कहा गया है, देवानाम्पीय, ठीक है, और इसके अलावा इसको अशोक चंड के नाम से, अशोक चंड के नाम से भी ठीक जाना जाता है, ठीक है। इसके समय तक मैंने आपको बताया था कि काशी, ठीक है, शामिल हो चुका है, कौशल भी शामिल हो चुका है, ठीक है, इसके समय तक बच्चे तो काशी और कौशल शामिल हो चुका है, और वैशाली को इसने जीत लिया है, ठीक है। तो इसके शासनकाल में काशी शामिल हुआ, कौशल शामिल हुआ, और वैशाली भी शामिल हो गया, तो मगध बहुत बड़ा हो गया। वैशाली को तो इसने जीता, ठीक है, ये बहाना लगाकर कि जो वैशाली की राजकुमारी थी, ठीक है, जिनका नाम चिलना था, चिलना से जो उत्पन्न पुत्र थे हल और बिहल दोनों, है ना, चिलना से जो उत्पन्न पुत्र थे हल और बिहल दोनों, उनको 18 लड़ियों वाला हार जो, ठीक है ना, एक हाथी दिया था, ठीक है, उसको ठीक है प्राप्त करना चाहा इसने, और इसी बहाने अपनी पत्नी के कहने पर, मतलब कहानी गढ़ ली गई, बस ये वैशाली को जीतना चाहता था, क्योंकि बेटा वैशाली ठीक है बहुत बड़ा, ठीक है। दूसरा, ठीक है, जब प्रसेनजित ने मना कर दिया कि मैं काशी अब तेरे तुझे नहीं दूंगा, तूने मेरे जीजा की हत्या की है और काशी में वापस लेता हूं, तो इसने कौशल के साथ संघर्ष कर दिया, हालांकि संघर्ष में ना कोई हारा ना कोई जीता, लेकिन एक्चुअली इसे इसकी योग्यता से, इसकी वीरता से बड़ा प्रसन्न हुआ, एक जो प्रसेनजित है, और प्रसेनजित ने काशी को वापस लौटा दिया और अपनी पुत्री का विवाह भी इसके साथ कर दिया था। इसकी पुत्री का नाम था वजीरा, प्रसेनजित की जो बेटी थी वजीरा, ठीक है, अपनी पुत्री का विवाह भी कर दिया, वजीरा का विवाह। लेकिन वृद्धक, जो कि प्रसेनजित का बेटा था, जब राप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो फिर ये इसने जो है ना काशी, और मतलब काशी तो पहले मिल चुका था, फिर इसने कौशल को भी ठीक अपने यहाँ मिला लिया, और अंग पहले से ही बिंबिसार के द्वारा जीता गया, तो इसी को मगध का उत्कर्ष कहते हैं। अपने पिता की भांति एक धार्मिक सहिष्णु शासक के मेरे प्यारे बच्चे, और उस समय इसके दरबार में महावीर स्वामी भी आते थे, महात्मा बुद्ध भी आते थे, और एक आजीवक संप्रदाय है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसल भी इसके राज दरबार में आते थे। क्लियर है? चलो, तो मैं लिख देता हूँ ये बात बच्चे कि योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था, योग्य एवं महत्वाकांक्षी शासक था,
बेटा पूरी कहानी तुमको याद हुई कि नहीं, पूरी राजवंशों की शासक था, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ इसको पितृहंता मानते हैं, बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि तो पितृहंता था, पितृहंता मानते हैं। जैन ग्रंथ इसको एक धर्माचारी शासक कहते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, धर्माचारी शासक कहते हैं, ठीक है। इसके उपनामों के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसको कुड़िक कहा गया है, ठीक है। और इसको कुड़िक कहाँ पर कहा गया है, बताओ मुझे फटाफट से, इसको कुड़िक कहाँ कहा गया है, कहाँ पर बोला गया है इसको कुड़िक? जैन ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में कुड़िक बोला गया है, ठीक है। इसको देवानाम प्रिय बौद्ध ग्रंथों में, देवताओं का प्रिय बौद्ध ग्रंथों में, और इसको अशोक चंद्र भी कहा गया है, इसको अशोक चंद्र भी कहा गया, अशोक चंद्र भी कहा गया, ठीक है। इसका शासनकाल मैंने लिख दिया। हालांकि बेटा इनके शासनकाल कभी पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने जिद की तो चलो ठीक है मैंने लिख दिया, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ इसको पितृहंता मानते हैं, बोलते हैं कि कारावास में इसने अपने पिता को कैद करके और जो भीषण यातनाएं दी उससे इसका बाप मर गया। और जैन ग्रंथ कहते हैं कि नहीं तो भाई पितृहंता नहीं था, लेकिन एक धर्माचारी शासक था, पितृहंता नहीं मानते, एक धर्माचारी शासक मानते। कुल मिलाकर इसके उपनाम मैंने आपको बताए, ठीक है। और अब इसके शासनकाल में, इसके शासनकाल में इसने काशी को जीता है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चे, इसके शासनकाल में मैंने आपको बताया कि इसने सबसे पहले तो वैशाली को जीता है, ठीक है ना, काशी को पुनः प्राप्त किया, क्योंकि काशी छीन लिया था ना, उसने जितने कह दिया था नहीं दे रहा मैं काशी का राजस्व, काशी को पुनः प्राप्त किया है। और कौशल शामिल हो गया, कौशल को जीता नहीं है, कौशल शामिल हो गया। पूरी स्टोरी मैंने आपको बता दी कैसे शामिल हुआ, क्योंकि कौशल का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। कौशल का जो ठीक राजा था, जो प्रसेनजित का बेटा था बुद्धक, वो राप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण बचे, ठीक मर गया, ठीक है। कुल मिलाकर एक धार्मिक सहिष्णु शासक था, सेकंड पॉइंट, धार्मिक सहिष्णु शासक था, ठीक है। और इसके दरबार में, इसके दरबार में उस समय के, उस समय के 3 प्रमुख धार्मिक आचार्य आते थे, 3 प्रमुख धार्मिक आचार्य आते थे बच्चे, आचार्य आते थे। कौन कौन से? बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध साहब, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी साहब, स्वामी, और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल साहब। अभी बताओ, ये पूरी स्टोरी समझा दी। अगर यहाँ पर पीडीएफ होती और मैं पीडीएफ से केवल आपको ये बता देता, देखिए ये सारी चीजें आप पीडीएफ से लिख लेते, तो ये समय बचता हमारा, ठीक है, बस अभी समय बचता। और इस समय में एक हम एक अगला चैप्टर स्टार्ट भी कर देते हैं, तो ये हमें समझने की जरूरत है, कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, इसके समय में प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई, मैंने बताया था इसके समय में प्रथम बौद्ध महासंगीति हुई, संगीति हुई कहाँ पर हुई? राजगृह में, जो किसकी राजधानी थी? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। और उसका अध्यक्ष कौन था? बताओ, ठीक है। वो जो राजगृह में बच्चे पहली बौद्ध महासंगीति हुई थी, मैं चेंज देता हूँ, उसका अध्यक्ष आप बताएंगे तो उसका अध्यक्ष कौन था? बोलो जब तक, अगर आप में से किसी को पता हो तो, ठीक है। तो उसका अध्यक्ष महाकाश्यप था, उसका अध्यक्ष कौन था बच्चे? महाकाश्यप। आगे हम बात करेंगे, और आगे बात करने के क्रम में हम देखेंगे अब उदयन के बारे में, उदयन, ठीक है। उदयन का शासनकाल बच्चे कब से स्टार्ट होगा? 440 ईसा पूर्व, क्योंकि इसका भैया जी आप देखेंगे, सॉरी 460, तो इसका शासनकाल कब से स्टार्ट होगा? 460 ईसा पूर्व से। और उदयन का शासनकाल 460 ईसा पूर्व से स्टार्ट होकर 440 ईसा पूर्व, मतलब ये 20 सालों तक ही शासन कर सका, ये 20 सालों तक ही शासन कर सका। तो 460 से 440 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व, ठीक है। इसका उपनाम है बच्चे उदयभद्र, इसको उदयभद्र भी कहते हैं, उदयभद्र। इसने गंगा और सोन नदियों के तट पर एक नई नगर की स्थापना की, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की, और उसे अपनी राजधानी बनाया, पाटलिपुत्र को, है ना भैया, पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, उसे अपनी राजधानी बनाया पाटलिपुत्र को। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना करके पाटलिपुत्र को एक अपनी राजधानी बना दिया था इसने। इसको उदयपुत्र भी कहा जाता था, इस मैंने बात किया, लेकिन इसने अवंती के साथ युद्ध किया था, ठीक है, जो कि अनिर्णायक सिद्ध हुआ। इसने फिर अवंती को किसने जीता है? शेषनाग ने अवंती के साथ युद्ध किया, जो कि निर्णायक, जो कि अनिर्णायक, जो कि अनिर्णायक, जो कि अनिर्णायक सिद्ध हुआ। अवंती के साथ युद्ध किया जो कि अनिर्णायक सिद्ध हुआ, ठीक है। इसने अवंती के साथ युद्ध किया बेटा, अवंती के साथ होने वाला ये जो युद्ध था ये अनिर्णायक सिद्ध हुआ, ठीक। कुल मिलाकर अब बेटा लोग, ठीक है, इस राजवंश से घृणा करते हैं, क्यों? क्योंकि लोग इसको पितृहंता राजवंश कहते हैं, ठीक है। तो पितृहंता राजवंश कहते हैं। इसके बाद के जो शासक है मैंने आपको बताया, अनिरुद्ध, फिर उसके बाद मुंड, और फिर उसके बाद नागदशक, नागदशक। अब नागदशक अयोग्य शासक है, अयोग्य शासक है नागवंश, अयोग्य एवं दूरदर्शी शासक है, दूरदर्शी शासक है ये, ठीक है। बेवकूफ आदमी है आप ये कह सकते हो, शासक है। लोग भी बेटा इस पितृहंता राजवंश से घृणा करने लगे हैं, लोग भी इस पितृहंता राजवंश से घृणा करते हैं,
घृणा करते हैं लोग जो हैं, देखिए इस पितृहंत राजवंश से लोग घृणा करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। इसको गद्दी से हटाकर काशी के मांडलिक को जनता ने गद्दी पर बैठाया, शिशुनाग को, काशी के मांडलिक शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया, शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया बेटा, शिशुनाग को गद्दी पर बैठाया। ठीक है, ध्यान रखना। तो काशी के मांडलिक शिशुनाग को इसने गद्दी पर बैठाया, ठीक है, इसने जनता ने, ठीक है, जनता बेटा दुखी आ चुकी है, जनता ने हटाओ इनको। ठीक है, अब इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे शिशुनाग वंश, ठीक है, शिशुनाग वंश, संस्थापक शिशुनाग है, इस राजवंश का संस्थापक बेटा कौन है? खुद शिशुनाग है, और शिशुनाग के नाम पर ही इस राजवंश का नाम क्या पड़ा है? देखिए शिशुनाग वंश पड़ा है, ठीक है ना। इसका शासनकाल 412 से 394 ईसा पूर्व है, इसका 492 से 394 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया शिशुनाग ने, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, अब लेकिन शिशुनाग के बारे में क्या है बच्चे कि शासक बनते ही इसने राजधानी परिवर्तन किया, वैशाली, इसने राजधानी परिवर्तन किया, और राजधानी क्या बनाई भैया? राजधानी बनाई इसने वैशाली, वैशाली को उसने अपनी राजधानी बना दिया, शासक बनती राजधानी परिवर्तन, वैशाली को राजधानी बनाया, ठीक है। अवंती को जीत लिया, और अवंती को जीतने के बाद मगध में मिला लिया, ठीक है, इसने दूसरा अवंती विजय, ठीक है, इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना यही अवंती विजय, और अवंती को जीतकर इसको मगध में मिला लिया, मगध में शामिल कर लिया। अब अगर देखा जाए तो बच्चे देखो काशी, कौशल, अवंती, वैशाली, देखिए अंग कुल मिलाकर बहुत बड़ा महाजनपद हो गया, बहुत बड़ा महाजनपद हो गया मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, ये जो है मगध। और इसके बाद अगला शासक हुआ कालाशोक, इस राजवंश का अगला शासक भैया जी कौन हुआ? कालाशोक हुआ। तो वापस बात है 394 ईसा पूर्व से कालाशोक का शासनकाल शुरू होगा, और ये 366 ईसा पूर्व तक जाएगा, 394 से 366 ईसा पूर्व कालाशोक, ठीक है। कालाशोक को पुराणों में काक वर्ण कहा गया है, पुराणों में काक वर्ण, एक काला होगा, एक काला है वर्ण जिसका, मतलब काला है रंग जिसका, इसलिए इसको काक वर्ण कहा गया, ठीक है। चलो देखिए इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना क्या है? इसके शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना है कि भाई इसी के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है, इसी के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ, ठीक है, इसी के समय वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। और बेटा देखिए इस बौद्ध संगीति का अध्यक्ष जो था वह सब्बकामी था, संरक्षक स्वयं ही था, अध्यक्ष सब्बकामी, जैसे पहले वाले का मैंने बताया था ना महाकश्यप था, ऐसे ही इसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष बच्चे सब्बकामी था, ठीक है। इसने पुनः राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र को बनाया वैशाली से, इसने पुनः राजधानी परिवर्तन करके, राजधानी परिवर्तन करके पाटलिपुत्र को बनाया, पाटलिपुत्र को बनाया, बस, ठीक है। इसके अलावा मैंने बता दिया था कि इस राजवंश का जो अंतिम शासक था, इसके बाद मैंने भाई आपको बता दिया इस राजवंश का जो अंतिम शासक था वह महानंदन था, नंदीवर्धन, नंदीवर्धन इस राजवंश का अंतिम शासक है मेरे भाई, ये है ना, इस राजवंश का अंतिम शासक है, ये अंतिम शासक है। और इसकी हत्या, हत्या कर महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना की, नंद वंश की स्थापना की, ठीक है सर, महानंदिनी नंदीवर्धन। तो कुल मिलाकर देखो कालाशोक की जब मृत्यु हो गई तो कालाशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने लगभग 22 वर्षों तक शासन किया, उसके 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया, ठीक है। और उनमें से जो सबसे योग्य इसका बेटा था वो महानंदिनी नंदीवर्धन था, ठीक है, बाकी सब अयोग्य थे बेसिकली, लेकिन ये बहुत योग्य व्यक्ति था, और इसने जो है ना इसको चलाया, लेकिन फिर बचे, ठीक है, इसकी भी हत्या हो गई, और इसकी हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि महानंदिनी नंदीवर्धन था, ठीक है। और उसके बाद फिर लास्ट राजवंश है नंदवंश, नंदवंश, इसका संस्थापक है महापद्म, इसका संस्थापक बचे महापद्म, ठीक है, प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक है, इसको प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहा जाता है, ठीक है, प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक कहा जाता है इसको, प्रथम साम्राज्य निर्माता शासक। उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी, उग्रसेन जो है, उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी, ठीक है, इसको द्वितीय परशुराम, इसने अपने आप को द्वितीय परशुराम, सब छत्रांतक मतलब सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, और एक राट, एक छत्र शासन करने वाला, ये इसकी उपाधियां थी, ठीक है ना। एक राट मींस सभी दिशाओं में विजयी, एक छत्र शासन करने वाला, सभी दिशाओं में विजयी, में विजयी मींस एक छत्र शासन करने वाला, ठीक है, सभी छत्रांतक, सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला,
विनाश करने वाला, करने वाला, ठीक है। स्तुति परशुराम और उग्रसेन मतलब भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन मतलब सर भयानक सेना का स्वामी। तो ये इसकी उपाधियां हैं, ठीक है। और जो अंतिम शासक है धनानंद है, धनानंद बच्चे अलोकप्रिय शासक है। धनानंद जनता के बीच में अलोकप्रिय शासक है, ठीक है। इसने अत्यधिक करों के बोझ से जनता को परेशान किया है, अत्यधिक करों के बोझ से जनता को परेशान किया है सर। जनता बेचारी परेशान हो गई, त्राही त्राही मचा रही है जनता को परेशान किया। एक लोकप्रिय शासक है, अत्यधिक करों के बोझ से इसने जनता को परेशान किया है, ठीक है ना। और कुल मिलाकर फिर आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनकी लुटिया डुबो दी। तो ये था, देखिए, आज का लेक्चर बाकी का बहुत शानदार रहा, ठीक है। और हमारी पूरी कोशिश रही कि क्लास में हमने तो देखो, ठीक है, इस पूरे मगध के उत्कर्ष को तो केवल इस चार्ट के माध्यम से ही समझा दिया था। फिर उसके बाद तो लिखना महज एक फॉर्मेलिटी थी, लिखवा भी मैंने दिया जिससे कि आपको ये चीजें समझ में आए। राजधानी परिवर्तन का कारण क्या होता था? क्योंकि बेटा हर एक शासक को लगता था कि अगर इस नगर को राजधानी बना दिया जाए तो आर्थिक, सामरिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक दृष्टि से उपयुक्त रहेगा। सबका अपना अपना विजन होता था, तो इसलिए राजधानी परिवर्तन आमतौर पर होता था। हाँ, पॉलिटिकल क्लास की टाइम, पॉलिटिकल साइंस की क्लास का टाइम हो गया। बिल्कुल 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 हो गया मेरी बहन। अच्छी लगी क्लास? देखिए सारी चीजें अच्छे से समझ में आई? प्लीज एक बार बताइएगा। देखिए अगर एक बार रिवीजन, मुझे ऐसा लगेगा कि शायद ऐसा लग रहा है कि एक बार और रिवीजन करने की तो मैं आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक ना। आपको ये